गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोनू तिवारी आप लोगों का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं जीएस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आज से आप लोगों को जीएस पोर्शन में इतिहास स्टार्ट करूंगा मैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इतिहास में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इतिहास इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे जीएस के व्यू से। पहला होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अगर किसी एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो एग्जाम में अगर 100% क्वेश्चन मान लिया जाए, 100% क्वेश्चन को इतिहास से, तो उसमें से जो आधुनिक इतिहास है उससे 50% टू 60% क्वेश्चन आते हैं। केवल आधुनिक से 50% टू 60% क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट से मतलब प्राचीन इतिहास से जो आपका क्वेश्चन रहता है वो रहता है 15% टू 20%, 15% से 20% आपका क्वेश्चन रहता है। और मध्यकालीन इतिहास से जो आपका क्वेश्चन रहता है वो 20% से 25%, 30% तक आपका क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है इतिहास पोर्शन में। मतलब जीएस आप पढ़ाई कर रहे हैं और जीएस से अगर आपका क्वेश्चन कहीं पूछा जा रहा है तो उसमें जो इतिहास का पोर्शन होगा उससे आधुनिक भारत से 60% अप्रोक्स लगभग, मध्यकालीन भारत से अप्रोक्स 30%, 25% और एंशिएंट से 10 से 15-20% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम क्यों ना आधुनिक भारत को ही पढ़ लें जिससे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन इतिहास पढ़ने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। इतिहास पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आप पूरे इतिहास की समझ को विकसित कीजिए। इतिहास की समझ ही आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, अच्छा ऑफिसर बनाएगी, अच्छे प्रशासक बन के आप उभरेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको आधुनिक भारत केवल पढ़ लें तो हो सकता है कि आपके कंपटीशन में आपका जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर ले जाओ। लेकिन अगर आप एंशिएंट को ना पढ़ें तो फिर एंशिएंट से हम लोग मध्यकालीन में कैसा है, मध्यकालीन से आधुनिक में कैसा है, और आधुनिक के बाद आज का जो परिदृश्य है, आज का जो परिदृश्य है वो हमारा इतिहास कैसा बनेगा, वो हमारा इतिहास कैसा बनेगा, ये कैसे पता कर पाएंगे हम। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग कहां से स्टार्ट करें, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करें। देखिए कई बच्चे कहते हैं कि प्राचीन इतिहास थोड़ा टफ लगता है, बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है। तो भाई देखिए, इतिहास पढ़ने का अगर आपका तरीका ये है कि इतिहास को रटना है तो आपको प्राचीन इतिहास बोरिंग लगेगा, टफ लगेगा, आप नहीं तैयार कर पाओगे। इतिहास पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप समझ विकसित करो, आप ये जानने के लिए उत्सुकता दिखाओ कि हमारा इतिहास कैसे बना, आखिर हमारे पूर्वज कैसे थे, हम ये इस सभ्यता तक डेवलप हुए तो कैसे आए, ये धर्म क्या है, ये संस्कृति क्या है, ये राजनीतिक परिदृश्य क्या है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो संविधान पढ़ लिए, इतिहास पढ़ लिए, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को समझ विकसित नहीं होगी कि आने वाले समय में हम कैसे अपने इतिहास को अच्छा बना सकेंगे। इस समय हम जो कर रहे हैं वो क्या इतिहास में अच्छे से गणना होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इसमें प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास, तो बाकी ये इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम देखेंगे कि हमारे इतिहास का स्रोत क्या रहा है। इतिहास का स्रोत, ये जितना टॉपिक बता रहे हैं ये सारे टॉपिक को हम अच्छे से कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जैसे जैसे टॉपिक हमारी क्लियर होती जाएगी उस पे बेस्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास के स्रोत क्या है। इतिहास के स्रोत का मतलब क्या होता है। इतिहास के स्रोत का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने हमको कोई कहानी बताया कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम आपसे पूछेंगे ये आप कैसे जाने।
तो आप ये कहोगे कि हमको किसी ने कहानी रूप में बताया, हमारे यहाँ बुक में लिख कर रखा हुआ है, हमारे यहाँ शिलालेखों पे लिख कर रखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। तो ये सब क्या होते हैं? इतिहास के साक्ष्य होते हैं। तो हम इतिहास के स्रोत देखेंगे कौन कौन से इतिहास के स्रोत हैं। उसके बाद हम जब जाएंगे तो पाषाण युगीन सभ्यता देखेंगे। पाषाण युगीन सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता इसके बाद आएगा। पाषाण युगीन सभ्यता का मतलब ये हुआ कि अपने ऐतिहासिक स्रोतों का जब हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारी जो सभ्यता स्टार्टिंग थी, मतलब जो हमारे पूर्वज थे वो पाषाण मतलब पत्थर पे निर्भर थे। पत्थर पर निर्भर का मतलब पत्थर खाते नहीं थे, पत्थर पर निर्भर का मतलब उसका हथियार बनाना, उसी से मैक्सिमम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए वो पाषाणों का प्रयोग करते थे। इसलिए उस सभ्यता को हम लोग कहते हैं पाषाण युगीन सभ्यता। तो इसके बाद हम इतिहास के स्रोत के बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाषाण युगीन सभ्यता, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से नव पाषाण काल, आद्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता के बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ये किस प्रकार से हमारी पाषाण युगीन सभ्यता से डेवलप होती हुई सभ्यता हमारी हड़प्पा सभ्यता तक चली गई, अर्थात नगरीय सभ्यता तक चली गई। किस प्रकार से लोगों का जनजीवन था, लोगों की राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, लोगों की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वो लोग किस कृषि पर निर्भर थे या पशु पर निर्भर थे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग का समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आगे चलकर हम देखेंगे कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब का उल्लेख मिलता है। इन सब के माध्यम से हम वैदिक सभ्यता को जानेंगे, वैदिक सभ्यता के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे, वैदिक सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, वैदिक सभ्यता में जो राजा हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वैदिक सभ्यता में शिक्षा का क्या महत्व था, ये सब कुछ हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में। इसके बाद आगे चलेंगे तो देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल। अब इस महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मगध का। किसका पढ़ेंगे? मगध का। मगध साम्राज्य में, मगध महाजनपद में कितने शासक हुए, कौन कौन शासक हुए, कौन कौन सा वंश हुआ और उन वंशों में कौन प्रमुख शासक हुए, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे किसमें? महाजनपद काल में। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य काल को। मौर्य काल को, मौर्य काल से पहले बीच में यहां पे डाल देते हैं हम लोग, धार्मिक जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, प्राचीन धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, इसको भी हम लोग देखेंगे। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में कैसे देखेंगे? इसमें बौद्ध जैन प्रमुख रूप से हम देखेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रमुख रूप से, विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रमुख रूप से फोकस किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल में आप देखेंगे तो मौर्य काल में विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इन लोगों के तीनों शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा उनके अभिलेखों का, वहाँ मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक परिदृश्य कैसा था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हुआ था, उनका राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, धार्मिक परिदृश्य कैसा था, ये सब कुछ हम मौर्य वंश में देखेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा संगम काल। ऐसे ही लिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिए। संगम काल यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है कैमरा में? संगम काल, संगम काल। ठीक है, संगम काल को इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य विशेष करके भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है।
ठीक है, गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य में हमारा हो जाएगा। जो मौर्य के बाद गुप्त हो गया, अब यहां मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, यहां लिख देते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, इसको भी हम लोग देखेंगे। मौर्योत्तर काल का मतलब क्या हुआ कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा, मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा तो जिन वंशों का उदय हुआ, छोटे छोटे वंश, उनके भी कार्यकाल को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, शुंग वंश, कण्व वंश, यहां पे दिख रहा है नीचे, यहां मौर्योत्तर काल में शुंग, सातवाहन, कण्व, इन वंशों का उल्लेख हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इन वंशों का भी उल्लेख हम लोग पढ़ेंगे। संगम काल हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया। गुप्त साम्राज्य के बाद हम देखेंगे गुप्तोत्तर साम्राज्य। ठीक है, किसको देखेंगे, गुप्तोत्तर साम्राज्य, यहां लिख देते हैं गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, गुप्तोत्तर साम्राज्य के बाद हम देखेंगे दक्षिण भारतीय राज्य। दक्षिण भारतीय राज्य, अब ये दक्षिण भारतीय राज्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वातापी, वातापी या बादामी इस्यू कहते हैं, वातापी या बादामी इस्यू कहते हैं। चालुक्य, चालुक्य, चोल, चोल, चेर, पांड्य, इन लोगों का भी उल्लेख यहाँ पे प्राचीन इतिहास में हम लोग करेंगे। ठीक है, वातापी मतलब बादामी, पल्लव, पल्लव भी हैं, पल्लव नहीं लिया, पल्लव, यहाँ पल्लव लिख दीजिए, पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, इन लोगों का भी उल्लेख यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज देखेंगे हम लोग कि जब मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होने वाला रहेगा, उसके पहले जो शासक हुए छोटे छोटे, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिन्हें कहेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व, पूर्व मध्यकालीन भारत, भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत में त्रिपक्षीय युद्ध का वर्णन हम करेंगे, जिसमें त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था वो इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूर्व मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत में हम लोग राष्ट्रकूट वंश को, प्रतिहार वंश को, पाल वंश को, जिनके बीच जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख मिलेगा। पाल वंश इसमें से महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आप बिहार से हैं या यूपी से हैं तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रहा, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा रहा कि हम प्राचीन इतिहास में जो आपको पढ़ाएंगे तो क्या क्या पढ़ाएंगे, ये पूरा भूमिका रहा। अब एक एक करके इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक करके वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इतिहास का स्रोत। हमारे इतिहास का स्रोत क्या है, किस प्रकार से हम इतिहास को जानते हैं, इसका उल्लेख हम करेंगे आपसे। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि इस पोर्शन को छोड़ देते हैं कि इतिहास का स्रोत हमको क्या होगा, लेकिन आप अगर बेसिक से हमारे साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास वास्तव में है क्या। जैसे आप लोग कहीं ऑफिसर बन जाओगे, मतलब कहीं जॉब लग जाएगी, तो क्या ये जो इतिहास पढ़ रहे हो इसका कहीं पर उपयोग होगा? उपयोग नहीं होगा। बहुत सारे टीचर भी कहते हैं कि इतिहास का उपयोग नहीं है, फिर भी इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, इतिहास आपको अपने देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का एक माध्यम है। इतिहास जो है वो आपके प्रसिद्धि को दिखाता है कि आप किस, मतलब आपके पूर्वज कैसे रहे हैं, आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइन पे हैं। बात समझ में आ रही है? इतिहास क्यों है? आपके दिमाग को खोलने का एक जरिया है। जैसे मान लो कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग तरीके का अभिलेख बताएंगे, उसमें राजा ने अपना अभिलेख लिखवाया, भाई कैसे लिखवाया, सिक्कों का उपयोग बताएंगे, सिक्कों पे कैसे शताब्दी लिखी हुई है, उस पे राजा का नाम लिखा हुआ है, कई राजा अंकित करवाए, कई राजा नहीं करवाए। वेदों का उल्लेख दिखाएंगे आपको, वेदांग का उल्लेख दिखाएंगे, पुराणों का उल्लेख दिखाएंगे, जिसमें अलग अलग राज्यों के बारे में वर्णन है। तो इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग को बस ओपन करना है, ओपन माइंड हो जाओ। आप कहीं पे भी ऑफिसर बनोगे या कहीं पे आपकी जॉब लगेगी तो वहां पे आपको इतिहास भूगोल काम नहीं आएगा।
आपको उस समय तत्काल निर्णय के लिए आपका दिमाग काम करेगा। और दिमाग जो है वो पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे दिमाग को क्या किया जाता है, खोला जाता है, दिमाग को बढ़ाया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगला वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।